Hello everyone, welcome to HR Classroom. My name is Manisha and today we are going to have our 4th class for NTA UGC NET exam December 2023 in subject Labor Welfare and HRM. So last class में हमने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में which is given by F.W. Taylor, जिसमें हमने देखा F.W. Taylor के contributions like he has given principles, techniques and function for mention. So आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट यूनिट विच इज़ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम आज एक ऐसे ग्रेट फिलोसोफर के बारे में जानेंगे जिनके मैनेजमेंट में बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन हैं. एंड हु इज़ ही इज़ सर हेनरी फ्योल. पर्सनली मुझे इनके कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत पसंद है, स्पेशली ही इज़ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इनके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर एक चीज़ को कवर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक पॉजिटिव थॉट के साथ. एंड वॉट इज़ आवर पॉजिटिव थॉट टुडे? सक्सेस यूजुअली कम टू दोज हु आर टू बिजी लुकिंग फॉर इट. यानी कामयाबी सिर्फ उसे मिलती है जो उसे पाने के लिए अपने आप को व्यस्त रखता है. इसलिए अपने आप को हमेशा अपने गोल पर फोकस रखना है एंड सक्सेस को गेन करना है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हेनरी फ्योल. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में F.W. टेलर के बारे में जाना, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जाना, ऐसे ही हमें हेनरी फ्योल के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि हेनरी फ्योल के बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं कि वो किस कंट्री को बिलोंग करते थे, उनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. जितनी भी चीज़ें मैंने बोल्ड की हैं वो सारी PYQs हैं, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. सो अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार जाके लास्ट क्लास जरूर देखिए, क्योंकि F.W. टेलर के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में. सो ही वॉज बॉर्न इन फ्रांस. इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में. हेनरी फ्योल फोकस्ड ऑन हायर मैनेजमेंट लेवल. यानी जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हेनरी फ्योल ने दिए वो किसके लिए दिए हैं? हायर मैनेजमेंट लेवल. जब हमने F.W. टेलर के बारे में पढ़ा था तो हमने जाना था उन्होंने किसके लिए दिए थे? लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए. लेकिन हेनरी फ्योल ने किस पर फोकस किया? हायर मैनेजमेंट लेवल पर, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोलते हैं. ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्लाइड की कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? हेनरी फ्योल. आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछता है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और आपको क्या लगा कहना है? सर हेनरी फ्योल. ही गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इन्होंने क्या दिए? 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कौन था पहला पर्सन जिसने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दिए थे? सर हेनरी फ्योल. इनके फंक्शंस कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. देखिए हर एक फिलोसोफर ने अपने अलग अलग फंक्शन दिए हैं, जैसे कि हमारे हेनरी फ्योल ने दिए हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं. आपसे पूछा जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग किसने दिया, तो आपको लगाना हेनरी फ्योल. आपसे पूछा जाएगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग किसने दिया है, तो उसमें आपको अलग फिलोसोफर, जो कि मैं आपको अलग लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी और आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनते हैं. सो हमने हेनरी फ्योल के बारे में जाना कि ये फ्रांस में हुए थे. इन्होंने हायर लेवल मैनेजमेंट पर फोकस किया था. इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं. एंड ही गिव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग को देना. सो हम आज जानेंगे डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर. दोनों ही बहुत ही ग्रेट फिलोसोफर्स थे, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं, बट फिर भी हम एक बार देखेंगे इनका कंपैरिजन, क्योंकि हमसे क्वेश्चंस पूछ लेता है डिफरेंस में कि हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा एंड F.W. टेलर का कंट्रीब्यूशन क्या रहा. आपसे स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछते हैं. सो जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर. एक तरफ हेनरी फ्योल के कॉन्ट्रीब्यूशंस लिखे हैं और एक तरफ F.W. टेलर के. तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, हेनरी फ्योल ने किस पर फोकस किया था? हेनरी फ्योल ने फोकस किया था हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे, यानी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट पे. वहीं पे F.W. टेलर ने फोकस किया था लोअर लेवल पीपल पे, यानी जो हमारे लोअर लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं उन पर. हेनरी फ्योल ने दिया हमारे थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट हमारे F.W. टेलर ने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था. हेनरी फ्योल ने इम्फेसिस किया, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर. वहीं पर F.W. टेलर ने फोकस किया लोअर लेवल मैनेजमेंट पर. हेनरी फ्योल की जो जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, वेदर इट इज टॉप लेवल या लोअर लेवल, सब पर एप्लीकेबल है. वहीं पर F.W. टेलर की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो अप्लाई है सिर्फ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन पे, यानी जैसे फैक्ट्रीज पर, लोअर लेवल पर. हेनरी फ्योल ने जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे दिए थे. जितनी भी चीज़ें उन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस की थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बेसिस पर उन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए. बट F.W. टेलर ने क्या किया? ऑब्जर्वेशन की, हर एक एम्प्लॉय पर नजर रखी, देन एक्सपेरिमेंट्स किए, देन अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दिए. हेनरी फ्योल का जो ओरिएंटेशन है वो मैनेजर लेवल का है, यानी जितने भी मैनेजर्स हैं उनके लिए प्रिंसिपल्स दिए गए हैं. बट F.W. टेलर ने किसके लिए दिया है? प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग के लिए.
हेनरी फ्यूल ने कहा कि आपको वेज सिस्टम किस तरह से देना है, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है आप अपने मैनेजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इन्होंने मैनेजर्स की बात क्यों, क्योंकि ये टॉप लेवल के बारे में बात करते थे, ये मैनेजर्स के बारे में बात करते। वहीं पे एफडब्ल्यू टेलर ने क्या कहा, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा, एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि हम डिफरेंशियल पे सिस्टम रखेंगे, यानी कि जो एम्प्लॉय अच्छा काम करता है हम उसे अच्छा पे देंगे, जो एम्प्लॉय बेकार काम करता है हम उसे कम पे देंगे, ताकि वो भी मोटिवेट हो अच्छा काम करने के लिए। सो हमने देखा डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्यूल एंड एफडब्ल्यू टेलर। आप एक बार इस डिफरेंस को पढ़िए, इससे क्वेश्चंस बनेंगे और आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर के बारे में। सो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसमें हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। एक बार हम सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वन इज डिसिप्लिन, फोर्थ वन इज यूनिटी ऑफ कमांड, फिफ्थ वन is unity of direction, sixth one is subordination of individual interest, seventh one is remuneration, eighth one is centralization and decentralization, ninth one is scalar chain, 10th one is order, 11th one is equity, 12th one is stability of tenure, 13th one is initiative, and 14th one is spirit de crops. So 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। आपसे पूछा जाएगा, आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया है, या फिर आपको सारे प्रिंसिपल्स लिखे होंगे, 2-3 प्रिंसिपल्स लिखे होंगे एंड आपको उनकी डेफिनेशन गिवन होगी एंड आपको उनको मैच करना होगा ऑप्शंस देख के। सो आवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए ये जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं इनका कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है, इसलिए आप इन्हें किसी भी सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। हमारी स्लाइड में फर्स्ट प्रिंसिपल दिया गया है डिवीजन ऑफ वर्क, तो हम डिवीजन ऑफ वर्क से स्टार्ट करेंगे। सो डिवीजन ऑफ वर्क रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉम्प्लिकेटेड टास्क इनटू स्मॉल सेक्शंस, यानी जितना भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वर्क है आप उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए एंड एज पर द क्वालिफिकेशन, एज पर द स्किल्स, एज पर द एक्सपर्टाइज ऑफ योर एम्प्लॉय आप काम को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सो डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्यूल क्या कहते हैं, हेनरी फ्यूल कहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी कॉम्प्लेक्स टास्क है हम उसे डिवाइड करेंगे और डिवीजन के बाद हम एम्प्लॉयज़ को काम उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग देंगे, ताकि एम्प्लॉयज़ अपना 100% दे सके और वो एक प्रोडक्ट में क्वालिटी ला सके, एक स्टैंडर्ड सेट कर सके। तो सो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, काम को डिवाइड करना एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टाइज ऑफ वर्कर्स। सेकंड वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू डिफरेंट वर्ड्स। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है दो वर्कर्स जो हैं, 2 पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज बॉस एंड सेकंड वन द वर्कर्स। सो अथॉरिटी किसके पास है, हमारे बॉस के पास है। He or she is able to take the decision and the responsibility means obligation to complete the task, यानी काम करने की जिम्मेदारी वो किसकी है, वर्कर्स की। सो बॉस ने डिसीजन लिया एंड वर्कर्स को काम दिया, वर्कर्स ने जिम्मेदारी ली और उस काम को कंप्लीट किया। सो अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू डू द वर्क। नाउ द थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब हम सबको पता है, डिसिप्लिन का मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में गुड बिहेवियर रखना, कोई भी ऐसा मिसबिहेव ना करना जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़े। सो हेनरी फ्यूल कहते हैं विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकम्प्लिश, यानी बिना डिसिप्लिन के कुछ भी आप पूरा नहीं कर सकते। सो एम्प्लॉयज गुड बिहेवियर ऑल्सो हेल्प्स देम टू स्मूथली बिल्ड एंड प्रोग्रेस इन देयर प्रोफेशनल करियर, यानी अगर एम्प्लॉय अपना बिहेवियर अच्छा रखेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए दोनों के लिए ही अच्छा होगा, इसलिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। देन यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है देयर शुड बी वन बॉस। सपोज कीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपके 3 बॉसेज हैं या 4 बॉसेज हैं, आपके 4 बॉस हैं और चारों आपको एक ही टाइम पे आके अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं। कोई कहता है ये काम कंप्लीट करो, कोई कह रहा है ये काम कंप्लीट करो। अब आप किसका काम कंप्लीट करेंगे, नाउ यू विल गेट कंफ्यूज। सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, ताकि वो उसे अच्छी तरह से गाइडेंस प्रोवाइड करा सके और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं देयर आर सो मैनी एम्प्लॉयज और देयर इज ओनली वन बॉस, यानी एक ही बॉस है, एम्प्लॉयज बहुत सारे हैं। अब क्या है, इस एक बॉस से ही इन्हें इंस्ट्रक्शन मिल रही है, अब यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें एक ही बॉस का काम करना है, जो बॉस ने कह दिया हमें वो करना है। लेकिन अगर बहुत सारे बॉस होते, आप सपोज कीजिए आप उल्टा कर दीजिए इमेज को, अब बहुत सारे बॉसेज हैं, एक एम्प्लॉय है, ये सारे इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब क्या हो गया, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। ये सिर्फ एक ही काम को कंप्लीट करता है, एक ही टाइम पे एक ही काम को कंप्लीट कर सकता है। तो देयर शुड बी वन बॉस। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है देयर शुड बी वन बॉस, हमें एक ही बॉस से कमांड मिलनी चाहिए। देखिए बच्चों को 2 चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन होती है, एक है यूनिटी ऑफ कमांड, एक है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड आप इसका मतलब इसके वर्ड से समझने की कोशिश कीजिए। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है देयर इज ओनली वन बॉस, यानी हमें कमांड किससे मिलती है, एक बॉस से। कमांड किससे मिलती है, बॉस से, तो देयर इज ओनली वन बॉस। वहीं पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा 5th प्रिंसिपल है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है ऑल द पीपल वर्किंग इन अ कंपनी शुड हैव वन गोल, यानी एक ही गोल होना चाहिए कंपनी में
अगर बहुत सारे गोल होंगे तो फिर से वही कन्फ्यूजन कि हम कौन से गोल को कंप्लीट करें फर्स्ट। तो देयर शुड बी वन गोल, जब एक गोल कंप्लीट हो जाए देन सेकंड गोल, देन थर्ड गोल। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब एक ही तरफ जाना है, एक ही गोल की तरफ जाना है। ऑल द पीपल वर्किंग इन अ कंपनी शुड हैव वन गोल एंड मोटिवेट विच विल मेक द वर्क ईजियर एंड अचीव द सेट गोल इजीली। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉयज, उनके पास एक ही गोल होना चाहिए। जब एक गोल होगा तो उन्हें मोटिवेट करेगा कि हमें सिर्फ इस गोल को अचीव करना है और इससे इनका काम जो है ईजी हो जाएगा। सो आज सिक्स्थ प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। सेकंड हमारे जो एम्प्लॉयज है उनका गोल है। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है देन इट इज़ ऑफिस कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका गोल सेटिस्फाई हो जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट अर्न करना एंड आपके एम्प्लॉयज़ का गोल है सभी का सैलरीज बढ़ाना, अपनी सैलरीज अपनी पे स्ट्रक्चर को बढ़ाना, देन इसके लिए क्या करना होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल पे फोकस करना होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएगी तभी आपके वर्कर्स जो हैं अपनी सैलरी में हाइक ले पाएंगे। सो आवर सेवंथ प्रिंसिपल इज रेम्यूनरेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन? देखिए रेम्यूनरेशन का मतलब है जो भी वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं आप उन्हें कितना पे दे रहे हैं। सो रेम्यूनरेशन जो है मॉनेटरी भी हो सकती है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकती है। मॉनेटरी मतलब यानी कि आप किसी भी वर्कर को पे कर रहे हैं मनी की टर्म्स में। नॉन मॉनेटरी आप मनी तो नहीं दे रहे बट यू आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी। सो रेम्यूनरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वर्कर को मोटिवेट करने के लिए। अगर आप एक अच्छा अमाउंट अपने वर्कर को पे कर रहे हैं देन ही और शी विल फील मोटिवेटेड एंड ही और शी विल कंट्रीब्यूट देयर 100% in the organization. But if you are not paying a good amount of money to your employee, then he or she will not feel motivated. So remuneration एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक अच्छी अमाउंट अगर आप अपने एम्प्लॉय को पे करते हैं then he or she will be more happy and more satisfied in your organization. So our eighth principle is centralization and decentralization. देखिए centralization और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों अलग अलग वर्ड है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है व्हेन द पावर लाइज इन वन हैंड ओनली, यानी सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब पावर किसी एक पर्सन के हाथ में हो, यानी एक पर्सन कौन होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई पर्सन होगा। वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब वो पर्सन सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉयज को अलाउ करे कि वो अपनी मर्जी से कुछ छोटे छोटे डिसीजन ले सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, जब पावर किसी एक पर्सन के हाथ में है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब उस एक पर्सन ने अलाउ कर दिया है, परमिशन दे दी है कि आप अपने पास से डिसीजन ले सकते हैं विदाउट माई इंटरफेरेंस, विदाउट आस्किंग मी, तो वो क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ द नाइन्थ प्रिंसिपल इज स्केलर चेन। देखिए स्केलर चेन का क्या मतलब है, स्केलर चेन का मतलब है जैसे कि हमने पढ़ा था टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं। तो ये क्या हुई, एक हायरार्की हुई। अगर हमें एज अ लोअर पर्सन, लोअर लेवल पर्सन अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात करनी है, देन वी हैव टू गो मिडिल लेवल, देन मिडिल लेवल गो टू द टॉप लेवल। सो देयर इज अ हायरार्की, यानी हम एक हायरार्की को फॉलो कर रहे हैं, एक फॉर्मल चैन को फॉलो करें। तो स्केलर चैन का मतलब यही है। स्केलर चैन रेफर्स टू हायरार्की, स्टेप शुड बी फ्रॉम द टॉप टू द लोएस्ट, यानी टॉप से लोएस्ट तक या लोएस्ट से टॉप तक। दिस इज नेसेसरी सो दैट एवरी एम्प्लॉय नो देयर इमीडिएट सीनियर, ऑल्सो दे शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट। यानी कि हर एक एम्प्लॉय के लिए जरूरी है कि उसे पता हो कि उसका सीनियर कौन है। लाइक मैं लोअर लेवल पर काम करती हूँ, मेरे सीनियर है मिडिल लेवल, देन मिडिल लेवल के सीनियर है टॉप लेवल। तो ये क्या हुआ, एक हायरार्की हुई, एक स्केलर चैन हुआ। अब ऐसा हर बार जरूरी नहीं है कि आप स्केलर चैन को फॉलो ही करें, आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने बॉस तक पहुंचानी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं डायरेक्ट टू टॉप लेवल। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। सो ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब होता है हर एक चीज़, हर एक पर्सन, हर एक इक्विपमेंट, हर एक मशीन, हर एक चीज़ जो भी रिक्वायर्ड है हमारे काम को करने के लिए वो अपनी एक सुटेबल प्लेस पर रखी हुई है। राइट, एवरीथिंग शुड बी एट अ प्लेस। सपोज कीजिए मैं एज अ मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और मेरा काम है मशीन्स पर कुछ भी यूनिट्स बनाना। सपोज कीजिए मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ और मुझे जहाँ पर काम होता है रोज़ वहाँ पर मशीन ही नहीं मिलती, मशीन अब कहीं और रखी हुई है, तो क्या हुआ, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं मशीन ढूंढ रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं एज अ मैनेजर कहीं काम कर रही हूँ, मेरा पीसी मुझे नहीं मिल रहा, मेरा पीसी कहीं और रखा है, मैं अपने बॉस से बात करना चाहती हूँ, बॉस अपने कैबिन में है ही नहीं, बॉस के कैबिन चेंज कर दिया, तो चीज़ अपनी प्लेस पे नहीं है, यानी चीज़ें ऑर्डर में नहीं है। तो चीज़ों का ऑर्डर में होना, अपनी प्लेस पे होना ज़रूरी है। सो आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी, विच इज 11th प्रिंसिपल। सो इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी का मतलब है इक्वल ट्रीटमेंट एंड फेयरनेस। हेनरी फ्योल कहते हैं कि आप कभी भी किसी को ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, ऑन द बेसिस ऑफ अदर थिंग्स आप किसी को ट्रीट नहीं करेंगे। आप ट्रीट करेंगे पर्सन को उसकी कैपेबिलिटी पर, उसकी स्किल्स पर, उसकी नॉलेज पर। हर एक पर्सन को आप इक्वली ट्रीट करेंगे। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर एक वीमेन काम करती है और एक मैन काम करता है, आप मैन को ज़्यादा पे दे रहे हैं इन कंपैरिजन वीमेन,
क्यों? क्योंकि वो एक वुमेन है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। आपके माइंड में ये चीज़ पहले से ही सेट है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे इक्विटी नहीं है, यहाँ पे आप इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं पर्सन को। सो हेनरी फ्योल ने कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आप सभी पर्सन को एक जैसा इक्वली ट्रीट कीजिए। अगर आप इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे तो पर्सन अपना 100% नहीं दे पाएगा। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ट्रीट एवरी एम्प्लॉय इन अ इक्वल मैनर। सो नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। देखिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर एक अच्छे खासे पीरियड के लिए रुके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने इंटरव्यू क्लियर किया, देन आपने 1 महीने जॉब की एंड देन यू चेंज योर जॉब। ऐसा नहीं होना चाहिए। हेनरी फ्योल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को लंबे समय तक रोक सके। एक बार स्लाइड से पढ़ते हैं। एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। देखिए एक एम्प्लॉय जब ही रुकेगा ऑर्गेनाइजेशन में जब उसे लगेगा कि हाँ मैं यहाँ सिक्योर हूँ, मुझे यहाँ पे सेटिस्फाई किया जा रहा है इन द टर्म ऑफ वर्क, इन द टर्म ऑफ पे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट टू ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉय। ये किसकी ड्यूटी है? ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए। ऐसा ना हो कि आपका एम्प्लॉय जो सिक्योर ही फील नहीं करा, उसे हमेशा ये लगता है कि आज मेरी जॉब चली जाएगी, कल मेरी जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी दीजिए। जब आप अपने एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तभी आपका एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगर वो इनसिक्योर है देन ही और शी विल नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को रोक कर रखना। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनिशिएटिव। देखिए इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इनिशिएटिव का मतलब है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कीजिए कि वो अपने आप से कुछ स्टेप्स ले सकें। आप उन्हें अलाउ कीजिए वो डिसीजन ले, और अगर उन्हें कोई चीज़ सही लग रही है तो वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट योर परमिशन। सो इनिशिएटिव का मतलब क्या है? द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इंकरेज द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक शुरुआत करें, एक पहल करें अपने अकॉर्डिंग, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग। इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर मोटिवेशन एंड मोरल। ये कैसे हेल्प करेगा? उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा, उन्हें लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन तो हमारी बात सुन रहा है, ऑर्गेनाइजेशन तो हमारे डिसीजन को मान रहा है, तो उससे क्या होगा? वो मोटिवेट फील करेंगे, उनका मोरल बूस्ट होगा। तो इनिशिएटिव का मतलब है पहल करना। स्प्रिट डी क्रॉप। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूनिटी। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। अब हमें यहाँ पे यूनिटी लेकर आनी है। अगर यूनिटी नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी होगी देन ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। हेनरी फ्योल का एक और कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड की थी। इस स्लाइड से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, देन यू हैव टू टिक द करेक्ट आंसर कि हेनरी फ्योल द्वारा कौन सी एक्टिविटीज़ दी गई। हेनरी फ्योल द्वारा कौन कौन सी एक्टिविटी दी गई? टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, सिक्योरिटी एक्टिविटी, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनेजरल एक्टिविटी। अब हम इन्हें याद कैसे रखें? देखिए इसके लिए भी मैंने एक निमोनिक बनाया है। हो सकता है ये भी आपको थोड़ा अजीब लगे बट इससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए TCS यानी हमारी जो बहुत ही फेमस कंपनी है हमारी इंडिया की, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS एंड FM रेडियो वाला FM ए, TCS FMA। तो इससे क्या होगा? आपको चीज़ें थोड़ी सी, आपको अगर इनिशियल वर्ड भी याद हो गए तो आप एक जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या परफॉर्म होता होगा। टेक्नोलॉजी है वहाँ पे, टेक्निकल एक्टिविटी होगी, कमर्शियल एक्टिविटी होगी, फाइनेंशियल है, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजर। एक एक करके हम मतलब समझते हैं। टेक्निकल एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? लाइक आपकी जितनी भी मशीन से रिलेटेड वर्क है, प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, एडप्शन करना, ये सब आएंगे टेक्निकल एक्टिविटीज़ में। वहीं पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ में बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कहाँ आएगा? कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आएगा आपको फंड ढूंढना होगा, उस फंड को किस तरह से यूज़ करना है, उस बजट को किस तरह से यूज़ करना है, ये सब आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। यानी जितनी भी मॉनिटरी आपकी फंड्स, आपकी कैपिटल वगैरह है, ये सब आएगी फाइनेंशियल एक्टिविटी में। देन सिक्योरिटी एक्टिविटी क्या एक्सप्लेन करता है? प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इन पर्सन, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, जितने भी आपके पर्सन हैं, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। देन अकाउंटिंग एक्टिविटी क्या शो करता है? जितना भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है उस सबको रिकॉर्ड करना, कितनी कॉस्ट लग रही है उस सबको रिकॉर्ड करना, कितना रेवेन्यू आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना, ये सब कहाँ आएगा आपका? अकाउंटिंग एक्टिविटी में। देन मैनेजरल एक्टिविटी हम सबको पता है, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, ये सब आएगा मैनेजरल एक्टिविटी में। सो आई होप कि आपको इस स्लाइड से पता चला होगा कि इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और हेनरी फ्योल के द्वारा 6 एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें हमने निमोनिक के थ्रू याद रखा, TCS एंड FMA। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, हेनरी फ्योल ने दी थी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इसी तरह उन्होंने एक मैनेजर को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उस बारे में भी बात की। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होती है एक मैनेजर को इफेक्टिव बनाने के लिए? फर्स्ट वन इज़ फिजिकल, देन मेंटल, मोरल, एजुकेशनल, टेक्निकल एंड एक्सपीरियंस।
सो फिजिकल क्वालिटी में हम बात करते हैं कि वो पर्सन किस तरह का दिखता है, हमारा जो मैनेजर है वो किस तरह का दिखता है, किस तरह का उसका एटीट्यूड है। देन मेंटल में हम रखते हैं किस तरह से वो डिसीजन लेता है, किस तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरह से उसका इंटेलेक्चुअल प्रोसेस काम करता है। देन मोरल में हम बात करते हैं उसकी ऑनेस्टी की, हाउ ऑनेस्ट ही और शी इज़, हाउ ही और शी बिहेव्स विद अदर, दैट कम्स अंडर मोरल। देन एजुकेशन, आपकी मैनेजर की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, किस तरह की डिग्रीज, किस तरह की क्वालिफिकेशन उसने एक्वायर की हुई हैं, दैट इज़ एजुकेशनल। देन टेक्निकल, जैसे टेक्निकल की हम बात करते हैं तो किस तरह की टेक्नोलॉजी से वो फैमिलियर है, लाइक ही और शी नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन्स, ही और शी नो हाउ टू वर्क ऑन पीसी, ही और शी नो हाउ टू यूज़ द इक्विपमेंट्स। देन एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस है एक मैनेजर को, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का या उससे ज़्यादा। सो हेनरी फ्योल ने कहा है कि किसी भी मैनेजर को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एक बार हम जल्दी से रिवाइज़ करेंगे ताकि चीज़ें हमारे माइंड में बैठ जाएं। सो हमने स्टार्ट किया था हेनरी फ्योल के इंट्रोडक्शन के साथ। हमने जाना हेनरी फ्योल कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से। इन्होंने किसके लिए काम किया था, इन्होंने हायर मैनेजमेंट लेवल के लिए काम किया था, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी जाते हैं। इनके क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे एंड ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। देन हमने देखा डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर, जिसमें हमने जाना हेनरी फ्योल का कॉन्ट्रीब्यूशन था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की तरफ, यानी टॉप मैनेजमेंट की तरफ। वहीं पे हमारे एफडब्ल्यू टेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन था लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ। हेनरी फ्योल ने दिया हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, वहीं पे एफडब्ल्यू टेलर ने दी साइंटिफिक थ्योरी। हेनरी फ्योल ने जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाए, बट एफडब्ल्यू टेलर ने जितने भी प्रिंसिपल्स दिए वो ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपेरिमेंट पे दिए। सो नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखा डिवीजन ऑफ वर्क, यानी काम को डिवाइड कीजिए तभी एक पर्सन काम को अच्छे से कर पाएगा। देन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हमने बात की पावर टू टेक डिसीजन एंड ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द टास्क। देन हमने देखा डिसिप्लिन में हमने देखा किसी भी तरह का मिसबिहेव हमें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना है, एक वेल फॉर्मुलाइज्ड वे में हमें बिहेव करना है ताकि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे। देन हमने देखा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है एक ही बॉस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए। देन हमने देखा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है, देयर शुड बी वन गोल, देयर शुड बी वन ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन हमने देखा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ा है किसी भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव से। सो हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फोकस करना है, ना कि पर्सनल इंटरेस्ट को। देन रेम्यूनरेशन में हम देखा कि किसी भी पर्सन की सैलरी किस तरह से एक मोटिवेशन की तरह काम करती है उसके काम को करने के लिए। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें हम देखा सेंट्रलाइजेशन में पावर्स लाई इन द वन हैंड, यानी एक ही इंसान के हाथ में पावर है। देन डिसेंट्रलाइजेशन में उस पर्सन ने अलाउ किया सबको कि आप अपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। देन हमने देखा स्केलर चेन, यानी कि हायरार्की हमें फॉलो करनी पड़ती है, टॉप लेवल टू मिडिल लेवल टू देन लोअर लेवल। तो ये क्या है, हायरार्की को हमने फॉलो किया। देन ऑर्डर का मतलब है हर एक चीज़ का एक डिफाइंड प्लेस होना चाहिए, हर एक चीज़ अपने प्लेस पर अवेलेबल होनी चाहिए। देन इक्विटी में हमने देखा फेयरनेस, इक्वल ट्रीटमेंट, यानी आपके एम्प्लॉयज़ के बीच में इक्वल ट्रीटमेंट कीजिए। आप ऐसा नहीं है किसी को आप किस तरह से ट्रीट करते हैं, किसी को आप किसी तरह से ट्रीट करते हैं। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय को किस तरह से जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। देन हमने देखा इनिशिएटिव का मतलब है कोई भी फर्स्ट स्टेप लेना विदाउट एनी फियर, यानी पहल करना। देन स्प्रिट दी क्रॉप्स, यानी यूनिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या होनी चाहिए, यूनिटी। देन हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी जो कि एक इंडस्ट्री में परफॉर्म की जानी चाहिए एज पर द हेनरी फ्योल। देन कौन सी, टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी एक्टिविटीज़, अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ एंड मैनेजरल एक्टिविटी। देन हमने देखा क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर, किसी भी मैनेजर की कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए क्लास यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एचआरएम सब्जेक्ट से। हम कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।